को नमस्कार। तो साथियों अपना डीसी जनरेटर का जो टॉपिक है डीसी मशीन का वो चैप्टर चल रहा था और अपन लोगों ने कल जो आपकी क्लास हुई थी अंतिम पॉइंट पे उन्होंने अपन लोगों ने डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल के बारे में बातचीत कर चुके थे। अब देखो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपन लोग किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो आप लोग भी सभी स्टूडेंट को कमेंट कर सकते हैं। तो अपन लोग बात करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की यानी कि आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ की दिशा जानना समझिए आप लोग बात। तो सबसे पहली बात तो आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की जो दिशा है वो किसकी सहायता से आप लोगों की किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। तो मेरे दोस्त याद रखना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कौन सा नियम होता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से। कौन से हाथ से? दाएं हाथ नियम से। अब ध्यान देना चाहे आर्मेचर आपका डीसी जनरेटर का और चाहे मोटर का हो, ये ध्यान रखना। चाहे तो आप लोगों की डीसी जनित्र हो और चाहे आप लोगों का डीसी मोटर हो, इन दोनों के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा या फिर करंट की डायरेक्शन भी आप लोगों से पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से बताना है। अब फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या कहता है? अपने राइट हैंड रूल को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर आपस में 90 डिग्री के कोण पर रहें, बोले तो समकोण पर रहें। तो अंगूठा तो घूर्णन दिशा को बताता है यानी कि रोटेशन की डायरेक्शन को बताता है। फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं और आप लोगों का मिडिल फिगर है वो प्रेरित ईएमएफ की दिशा को बताती हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताती है। समझ गए आप लोग बात? तो इस चीज की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो अपन लोग बात करते हैं। तो यहाँ अपन लोग फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या कहता है? तो अपन लोग कहते हैं इस नियम के अनुसार राइट हैंड रूल को दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा प्रथम यानी कि फर्स्ट प्रथम व मध्यम अंगुली समकोण पर रहें। तो देखो भाई आपके सामने क्या क्या चीजें सामने आएगी। बिल्कुल भाई सभी को नमस्कार। तो ध्यान देना दोस्त, अगर अपन लोग बात करें कि यहाँ आपका थंब अंगूठा है वो किसको बताएगा? तो अंगूठा आप लोगों को बताता है आर्मेचर की घूर्णन दिशा। क्या बताता भाई? आपकी घूर्णन दिशा, डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर किसकी बताएगा भाई? आर्मेचर की घूर्णन दिशा। ठीक है भाई। अब देखो ये तो आपको पहले से पता चल जाएगा भाई किस साइड में आपका घूम रहा है। कोई घूमती हुई चीज को बता सकते हो भाई ये क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। दूसरा अगर अपन लोग बात करें आपकी फर्स्ट फिंगर है, प्रथम अंगुली है, ये भी आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर निकलती है, परमानेंटली आप लोगों को पता है। तो अपन लोग प्रथम अंगुली की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां वो फ्लक्स की दिशा भी बोल सकता है, यहां वो क्या क्या बोल सकता है भाई? फ्लक्स की डायरेक्शन भी बोल सकता है और वो आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बोल सकता है। चुंबकीय बल रेखाएं भी आप लोगों को बोल सकता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट कमेंट करें कि फ्लक्स की क्या यूनिट होती है ना। दूसरा अगर अपन लोग बात करें मिडिल फिंगर है जो आपकी मध्यम अंगुली है, यही तो आपको अननोन चीज होती है, मतलब इसी का अपने को पता नहीं होता, अज्ञात है। तो अपन लोग बताते हैं
मिडिल फिगर आप लोगों की किस चीज को बताती है? प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, या कई जगह आप लोगों को यह भी मिल सकता है कि धारा प्रवाह की दिशा। समझ गए आप लोग बात? तो ये आपका फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम होता है। बायां हाथ का नियम मोटर का आर्मेचर कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, मोटर के आर्मेचर पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उस चीज को बताता है। कई स्टूडेंटों से ये पूछ लिया जाता है कि मोटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा किस नियम से, तो वो बायां हाथ नियम बोल देते हैं, तो उनका जवाब गलत हो जाएगा। आप लोगों को क्या बोलना है? आप लोगों को बोलना है कि भाई चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, वो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से। अब इन तीनों में अंगूठा डायरेक्शन को बताएगा, अब फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो मध्यम अंगुली है, जो चीज आपकी अननोन होती है, इसको अपन लोग जानते नहीं है, वो क्या बताएगी भी? आपकी प्रेरित ईएमएफ की दिशा को बताएगी। तो ये चीज सभी स्टूडेंटों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आगे अगर अपन लोग बात करें, जो डीसी जनरेटर है उसका ईएमएफ समीकरण इंपॉर्टेंट, आराम से आप लोगों को समझाऊंगा मैं। डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण बोले तो ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएगा अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देंगे तो। आवाज वगैरह सभी की बराबर आ रही है? ठीक है भी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अपन लोग बात करते हैं। तो साथियों देखो, आप फेराडे को क्या कहता है? फेराडे क्या कहता है कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ उसकी घूर्णन दिशा के समानुपाती होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के समानुपाती हो, फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। किसी भी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के समानुपाती होता है। समझ गए आप लोग बात? तो साथियों अपन लोग क्या लिखते हैं? अपन लोग लिखते हैं कि जो आपका ई पैदा होता है वो आपका किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात अपन लोग लिखेंगे फेराडे के अनुसार क्या होता है भी आपका E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ अपन लोग, जब भी मैंने ये चीज बोली है तो मैंने केवल सिंगल कंडक्टर लिया है, तो आपने फेराडे के अनुसार यहाँ अपन लोग क्या लेते हैं? एन लेते हैं, लेकिन मैं प्रतिचालक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ ये प्रतिचालक होता है, क्या होता भी आपका? ये पर कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर ही मैंने यहाँ आप लोगों का लिया है। और आपको पता है जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वोल्ट में होगा, और इसको मेरे दोस्त मैं समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और ये जो मैंने लिखा है वो किसके अनुसार लिखा है? फेराडे के नियमानुसार, फेराडे के अनुसार। समझ गए आप लोग बात? तो अभी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूँ पूरा समझ में आएगा, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साथियों अपन लोग बात करते हैं कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आप लोगों का कितना होता है, कुल फ्लक्स कितना होता है? अगर अपन लोग बात करें टोटल फ्लक्स की, समझ गए आप लोग बात? फ्लक्स कहाँ बनता है? आप कहोगे कि सर फील्ड पोल के ऊपर बनता है। किसके ऊपर बनता है? फील्ड पोल के ऊपर। और यहाँ फ्लक्स को अपन लोग डिनोट कर रहे हैं कहाँ से? डी फाई से। तो आपको पता है एक पोल के ऊपर फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा? फाई। और सभी पोलों के ऊपर फ्लक्स कितना बनेगा भाई आप लोगों का? फाई पी। राइट भाई? अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय, फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय, फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय, में लगा समय, ठीक है भी? तो यहाँ फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय वो क्या, किससे डिनोट कर रहे हैं अपन लोग? dt से। अब मैं आप लोगों को अलग से इस चीज को समझा देता हूं, पहले ध्यान देना आप लोग, अलग से इस चीज को मैं समझा देता हूं, है ना? तो ध्यान देना आप लोग, n स्पीड होती है, कोई चीज आप लोगों की घूम रही है, तो मान लीजिए आप लोगों का n अपन लोग किस में लेते हैं? आरपीएम में, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या लिखेंगे अपन लोग इसे? रिवोल्यूशन पर मिनट लिखेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसमें 60 का भाग दे देता हूं, तो दोस्त आप लोगों को पता चलेगा कि ये आपका हो गया आरपीएस, यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड। समझ गए आप लोग बात? अब अगर मैं लिखूं आप लोगों का 60/n, 60/n का मतलब है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्र पूरा करने में लगा समय, करने में लगा समय। समझ गए आप लोग बात? अब मैंने लिखा आप लोगों का फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय,
तो जब आर्मेचर एक बार आपका घूम जाएगा तो फ्लक्स कट हो जाएगा। एक बार जैसे आर्मेचर घूमेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। तो अपन लोग क्या लिख देंगे, अपन लोग लिख देंगे फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय, अर्थात आप लोग क्या लिखोगे 60/n। क्या लिखेंगे अपन लोग 60/n लिख देंगे। अब मैं लिखता हूं कि जो आपकी इक्वेशन नंबर आप लोगों की 1 है, इक्वेशन 1 में डी फाई व dt की वैल्यू रखने पर, dt का वैल्यू रखने पर, मान रखने पर, है ना, मान रखने पर, तो आप क्या कहोगे, मान रख दीजिए। तो मान अपन लोग रखेंगे, यहां रख देता हूं E बराबर डी फाई की जगह तो मैंने लिख दिया आप लोगों का फाई पी, और dt की जगह मैंने लिखा आप लोगों का 60/n। n आप लोगों का ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई आपका फाई पी एन, और बटे में क्या हो गया भाई आप लोगों का 60। क्या हो गया भाई आप लोगों का 60। ये आपका प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ है, और ईएमएफ का क्या होगा भाई आप लोगों का समीकरण, ये वोल्ट में चल रहा है। अब साथियों प्रति चालक है ये आप लोगों का, तो आर्मेचर में एक चालक थोड़ी होता है, आर्मेचर में तो आपके खूब सारे चालक होते हैं। बोलो यस या नो भाई, आर्मेचर में तो क्या होंगे, खूब सारे चालक होंगे, होंगे नहीं होंगे भाई, आर्मेचर में आपके खूब सारे चालक होंगे। तो मैं कहूंगा आर्मेचर के सभी चालकों में प्रेरित ईएमएफ, तो मैं कहूंगा आर्मेचर के सभी चालकों में प्रेरित ईएमएफ, आर्मेचर के सभी चालकों में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित ईएमएफ। अब आपको पता है अगर आपको टोटल निकालना हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, किससे, सभी कंडक्टरों से। तो सभी कुल कंडक्टरों की संख्या, सभी चालक यानी कि कुल चालक हो गया, सभी चालक हो गया, सभी चालकों को दर्शाते हैं अपन लोग किससे, जेड से। किससे दर्शाते हैं, जेड से। और जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है कुल स्लॉटों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट गुणा लेते हैं अपन लोग पर स्लॉट कंडक्टर। क्या लेते हैं भाई अपन लोग, लेते हैं पर स्लॉट कंडक्टर, पर स्लॉट कंडक्टर। समझ गए आप लोग बात, पर स्लॉट कंडक्टर अपन लोग ये चीज लेते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूंगा तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका फाई जेड एन पी बटा क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का 60। ये जेड मैंने क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में करो चाहे आप लोगों का पहले करो। तो ये क्या आ गया भाई आप लोगों का E बराबर फाइव जेड एन पी बटा 60। ठीक है भाई, ये आपका समीकरण आ गया। अब साथियों आर्मेचर में करंट बहने के रास्ते होते हैं जिन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, समांतर पथ। और समांतर पथ की कुल संख्या को किससे डिनोट करते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट कर लीजिए। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, उसे किससे डिनोट किया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाद में जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं स्टूडेंट उनको भी समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैं कहूंगा प्रति समांतर पथ से, प्रति समांतर पथ के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, यानी कि अपन लोग एक समांतर पथ के कारण निकालेंगे तो एक का निकाला जाता है, तब क्या करते हैं अपन लोग, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेशन किया जाता है। समझ गए आप लोग बात। तो अपन लोग क्या करेंगे भी, E बराबर मैंने लिखा आप लोगों का फाइव जेड एन बटे 60 गुणा P था, और बटे में साथियों टोटल नंबर ऑफ पथ की बात आती है तो टोटल नंबर ऑफ पथ क्या होता है भाई आप लोगों का A। ये साथियों किसी डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का समीकरण हो गया जब उसके भागों को शामिल किया जाता है, तो क्या होगा भाई आप लोगों का वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। आपसे पूछ लिया जाए कि एक डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का समीकरण क्या होगा, तो दोस्त आप लोगों को बताना है E बराबर 5Zn बटा 60 गुणा P अपॉन A। ठीक है भाई। अब देखो आप लोगों को बताऊं, मैं कंडीशन डालता हूं। पहली कंडीशन यदि मैं डालूं कि आर्मेचर में लेप वाइंडिंग होने पर, आर्मेचर में लेप वाइंडिंग होने पर, लेप वाइंडिंग होने पर, लेप वाइंडिंग होने पर, बताओ मुझे लेप वाइंडिंग क्यों करते हैं। आप कहोगे कि सर लेप वाइंडिंग मैक्सिमम करंट व लो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए की जाती है, हाँ या ना, की जाती है।
अब लेफ्ट वाइंडिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होगा अभी आप लोगों का ए बराबर क्या होता है पी, ए बराबर क्या होता है अभी आप लोगों का पी होता है। अब अगर इन दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल है तो इक्वल से इक्वल मान लीजिए ए बराबर भी 2 और पी बराबर भी 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो पी से ए क्या हो जाएगा अभी आपका कैंसिल। तो अगर मान लीजिए ए बराबर पी हो जाएगा तो यहाँ लेफ्ट वाइंडिंग में जो आपका समीकरण होगा वो लेफ्ट वाइंडिंग में समीकरण क्या हो जाएगा, ई बराबर फाई जेड एन बटा 60, ये समीकरण हो जाएगा क्योंकि ए से पी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो अगर देखो अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि आर्मेचर में लेफ्ट वाइंडिंग है तो जनरेटर से प्रेरित ईएमएफ का समीकरण क्या होगा। तो सभी स्टूडेंटों की जो पढ़ते हैं ना उनकी जबान पर ये समीकरण आता है ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी अपॉन ए, और वो क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। लेकिन सेकंड ऑप्शन अगर आपको ये दिया हुआ है कि लेफ्ट वाइंडिंग की कंडीशन है तो लेफ्ट वाइंडिंग की कंडीशन में तो भैया आप लोगों को इसे ही तो बताना है। जब आपने लेफ्ट वाइंडिंग कर दी ई बराबर फाई जेड एन बटा 60, बोलो हाँ या ना, यस या नो। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन आप लोगों की डाल दी जाती है, दूसरी कंडीशन डाल दी जाती है कि यदि आर्मेचर में वेव वाइंडिंग है, यदि आर्मेचर में वेव वाइंडिंग है, आर्मेचर आप लोगों का क्या है, वेव वाइंडिंग वाला है। अब मुझे बताओ वेव वाइंडिंग में आप लोगों का क्या होता है, ए इक्वल टू ए बराबर अपन लोग क्या लेते हैं भाई 2 लेते हैं। तो यहां आपका समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा ई बराबर फाई जेड एन, है ना, और गुणा में पी बटा क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का 60, और ए बराबर में कितना लिखूंगा 2। तो यहां आप लोगों का वेव वाइंडिंग में क्या हो जाएगा फाई जेड एन पी, और बटे में क्या आ जाएगा भाई आप लोगों का 120 120। समझ गए आप लोग बात। तो ये कौन सी वाइंडिंग में भी आपका वेव वाइंडिंग के अंतर्गत हो गया। तो यहाँ पे समीकरण क्या आएगा भी आप लोगों का वोल्ट। ठीक है भी, ये चीज आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो भी समीकरण में चीजें आई है उनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर आप लोगों से ई पूछा जाए कि यहाँ ई क्या है, तो ई के लिए बताना है आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ। बताओ इसकी यूनिट क्या लेंगे। ये क्या है भाई आपका आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, और इसको किस में मापते हैं अपन लोग, वोल्ट में। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर जेड की बात करें कि जेड क्या है, तो जेड अपन लोग कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, कुल चालकों की संख्या। क्या है भाई, कुल चालकों की संख्या, और चालकों की संख्या 40 50 कितनी भी हो सकती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर अपन लोग बात करें एन क्या है, एन यहाँ पर आर्मेचर घूर्णन दिशा, एन क्या है यहाँ आर्मेचर घूर्णन दिशा, आर्मेचर घूर्णन दिशा। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके आर्मेचर की घूर्णन दिशा है वो किसकी सहायता से मापी जाएगी, बता सकते हैं किसकी सहायता से मापी जाएगी, है ना। आर्मेचर की घूर्णन दिशा आप सभी स्टूडेंटों को पता है किस में मापते हैं अपन लोग, आरपीएम में मापते हैं। किस में भाई, आरपीएम में। और आपको पता है अपन लोग टेकोमीटर की सहायता से, आपसे पूछा जाए ना कि शाफ्ट की घूर्णन दिशा किसकी सहायता से मापी जाती है, तो घूर्णन दिशा आरपीएम में मापी जाती है। लेकिन इस आरपीएम का अगर आपसे कोई मापक यंत्र पूछ ले, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछ ले कि भाई किसकी सहायता से, तो मेरे दोस्त इसका जवाब देना है टेकोमीटर की सहायता से, टेकोमीटर की सहायता से। अब यहाँ पर स्पीडोमीटर भी आ जाता है। तो स्पीडो ये शाफ्ट की होती है, स्पीडोमीटर जैसे मोटरसाइकिल का टायर घूमता है उसको मापता है, गाड़ी वालों की, भाई मेरे वाली गाड़ी तो इतने मीटर चल गई। समझ गए आप लोग बात। तो टेकोमीटर की सहायता से। अगर यहाँ पर अपन लोग बात करें कि पी क्या है, पी क्या है, पोलों की संख्या, कुल पोलों की संख्या, कुल पोलों की संख्या हमेशा क्या रहता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या में ये चीज होती है। यहां पर अगर अपन लोग बात करें कि फाई क्या है, प्रति पोल फ्लक्स, क्या है भाई आपका प्रति पोल फ्लक्स, प्रति पोल फ्लक्स यानी कि एक पोल पर, तो इसका मात्रक होगा वेबर बटे पोल।
हालांकि फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, लेकिन प्रति पोल बोला गया है ना, तो यहाँ पर ये चीज अपन लोग बोल देंगे। और कौन रह गया? ए रह गया भाई। यहाँ पर क्या रह गया आप लोगों का? ए रह गया। तो यहाँ ए के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं, ए क्या है? समांतर पथों की संख्या। क्या है भाई? आपकी समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या हो गई, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर हो जाएगा स्लॉट गुणा कंडक्टर। अब देखो आगे और बढ़ते हैं अपन लोग, ध्यान देना। प्रेरित ईएमएफ और देखो प्रेरित ईएमएफ केवल प्रेरित ईएमएफ समांतर पथों के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल यानी कि विलोमानुपाती होता है। समझ गए आप लोग बात? मतलब कि जनरेटर में बनने वाला ईएमएफ है वो पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पोल संख्या ज्यादा होगी तो ईएमएफ क्या होगा? कम। जबकि उत्पन्न ईएमएफ है वो आपका फ्लक्स की संख्या के भी समानुपाती होता है। उत्पन्न ईएमएफ है वो आप लोगों का पोल की संख्या के भी समानुपाती होगा। उत्पन्न ईएमएफ घूर्णन गति के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। जितने अधिक चालक होंगे उतना आप लोगों का ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए आप लोग बात? लेकिन केवल और केवल समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब काम की चीज और बताऊं मैं आपको, बताया टोटली आपका बेसिक जो समीकरण आया वो क्या आया भी? आपका E बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा P अपॉन ए। समझ गए आप लोग बात? P अपॉन ए। अब देखो कंपनी जिस दिन आपका जनरेटर बना लेती है उसी दिन आप लोगों के नंबर ऑफ कंडक्टर वो फिक्स हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? जेड चालक, मान लीजिए आपके घर पर कोई मोटर है, उसमें वाइंडिंग के जितने टर्न्स लगा रखे हैं, है ना, जितने टर्न्स लगा रखे हैं, ईएमएफ नंबर ऑफ पोल्स इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ पोल के नहीं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पोल के तो आप लोगों का क्या होता है? पोल है वहां तो प्रोपोर्शनल का ही आएगा भाई, आपका इनवर्सनली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। ये मैंने ए लिखा है यहाँ। ठीक है भाई। अगर जेड की बात करेंगे तो जेड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पोल की संख्या भी फिक्स हो जाती है, मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और ए भी क्या हो जाता है? वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार कांस्टेंट चीज हो जाती है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया अभी? आपका कांस्टेंट हो गया। तो अपन लोग क्या कहते हैं कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ है वो फील्ड फ्लक्स व घूर्णन गति के समानुपाती होता है। तो अपन लोग यही बोलते हैं यहाँ से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन लोग क्या कहते हैं कि डीसी मशीन के आर्मेचर में, या जनरेटर बोल दीजिए, डीसी जनरेटर बोल दीजिए, मशीन ही लिख देता हूं क्योंकि मोटर का बैक ईएमएफ भी यही होता है। डीसी मशीन के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ जब जनरेटर बनकर तैयार हो गया, जब जनरेटर आप लोगों का बनकर तैयार हो गया उसके बाद में तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और ये सारे जब कंपनी में अपन लोग बनाते हैं भाई, चालक ज्यादा स्थापित करो, पोल कैसे बनाओ, है ना, बनकर तैयार हो जाता है जनरेटर, जब मशीन रेडी हो जाती है तो अपन लोग कहते हैं कि डीसी मशीन के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ फील्ड फ्लक्स तथा घूर्णन गति के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है भाई, समानुपाती होता है। देखो भाई मैं इंग्लिश में बोल देता हूं कई वर्ड लेकिन लिखता हिंदी में ही हूं, तो किसी स्टूडेंट को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इतना आप लोग समझते हो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, क्योंकि ज्यादा 100 में से 90% स्टूडेंट हिंदी वाले ज्यादा समझने वाले होंगे, आई थिंक, ऐसा सोचता हूं मैं, है ना। और बाकी धीरे धीरे आप कहोगे तो जो टेक्निकल वर्ड है मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, जबकि मैं उच्चारण है जो आपका बोल रहा हूं वो किस में बोल रहा हूं मैं इंग्लिश में आपका बोल दूंगा, और इतना आप लोग समझते हो। तो ये साथियों एक डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है, डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन होती है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा अगर आप लोग इसमें पूरी तरीके से आप लोग पढ़ते रहते हो। समझ गए आप लोग बात? तो ये
वो आपका डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण था। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताई है, आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, तो चाहे जनरेटर और चाहे आप लोगों का मोटर हो, है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से राइट हैंड रूल से ईएमएफ की डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। और ये आपका ईएमएफ समीकरण था जिसमें लेव वाइंडिंग की कंडीशन भी बताई मैंने, वेव वाइंडिंग की कंडीशन भी बताई, और यहाँ प्रेरित ईएमएफ जो है वो चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी, और ये कंडीशन भी आप लोगों को मिल गई। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपसे इस समीकरण से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे फ्लक्स दे देगा, चालकों की संख्या दे देगा, चालकों की संख्या नहीं देगा तो स्लॉट और कंडक्टर दे देगा, मल्टीप्लाई करना है, तो ईएमएफ ये सारे डेटा दे देगा। हो सकता हो कि आपसे एन पूछ लिया जाए, हो सकता हो आपसे क्या पूछ लें, एन पूछ लें, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो किसी भी टाइप का लास्ट में चैप्टर होगा तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा, आप टेंशन ना ले। अब अपन लोग बढ़ते हैं डीसी जनरेटर के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। आगे अपना जो अपन लोग टॉपिक रखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के प्रकार, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, समझ गए आप लोग बात। तो देखो डीसी जनरेटर के टाइप्स, अब देखो किसी भी चीज का प्रकार अपन लोग पढ़ते हैं उसको पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो कोई ना कोई बेस लेते हैं अपन लोग, कोई ना कोई आधार लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, जितने भी आप लोग स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हैं कि आप में से कितने तो गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, समझ गए आप लोग बात। तो मैंने आपको जेंडर के बिहेव पे आपको बांट दिया मैंने, है ना। उसी रूप में अगर मैं बात करूं, यहां डीसी जनरेटर का पहला मैं लूंगा कि आर्मेचर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्राप्त करते हैं अपन लोग। आर्मेचर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर, तो मैं कहूंगा कि आर्मेचर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर जनरेटर तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। आप कहोगे कि सर तीन प्रकार कौन से बताओ, देखिए आप भी कमेंट कर सकते हैं कि थ्री टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। है भाई, थ्री टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये चीज भी आप लोग बताएं। तो देखो अपन लोग बात करें, पहला अगर अपन लोग टाइप की बात करें तो एक हो जाता है साथियों आपका परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ठीक है भी। दूसरा आप लोगों का हो जाता है सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर। आप लोगों का तीसरा हो जाता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। बोलो हाँ या ना, ये तीन टाइप आप लोगों के होते हैं, ये थ्री टाइप आपके जनरेटर के होते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। पहले की अगर अपन लोग बात करें तो पहला आप लोगों का जनरेटर है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। ध्यान देना, इसे ही अपन लोग, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसे ही अपन लोग क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डायनेमो। डायनेमो में भी आप लोगों का छोटा जनरेटर ही होता है जो आपकी, हाँ वो अभी आप चिंता ना करें। देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, उसके टाइप बता देते हैं सीरीज, शंट और कंपाउंड। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो इसका मैं बेस लेऊंगा आर्मेचर व फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर।
आर्मेचर वाइंडिंग व फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर दोनों में सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज जनरेटर कहलाएगा। अगर फील्ड वाइंडिंग समांतर में जुड़ी होगी तो आपका शंट जनरेटर कहलाएगा। अगर फील्ड वाइंडिंग सीरीज शंट दोनों में जुड़ी होगी तो वह कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। आप बात को गौर करिएगा, रटी रटाई बात आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। आप आराम से इस पॉइंट को समझें कि अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपन लोग प्राप्त करते हैं, कैसे अपने को मिलता है, उसके आधार पर। तो डायनेमो हो गया। अब देखो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग होती है क्या? फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर, फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक से प्राप्त करते हैं। फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। अब स्थायी चुंबक आप लोग निकल, कोबाल्ट, आयरन से बनाते हैं, लेकिन मशीनों में अगर चुंबक को रखना है तो टंगस्टन स्टील से बनाई जाती है ना। स्थायी चुंबक में टंगस्टन इसलिए मिलाते हैं कि उसमें कठोरता आ जाए थोड़ी। टंगस्टन धातु कठोर धातु होती है तो मजबूत बने चुंबक आपकी टूट ना जाए, इसलिए टंगस्टन स्थायी चुंबक, चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट यूज होती है, परमानेंट मैग्नेट यूज होती है। समझ गए आप लोग बात? तो फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट होती है, इसलिए इस डायनेमो को, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर को सिंगल वाइंडिंग जनरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसलिए इसे, तो लिख देता हूं मैं, इसलिए इसे सिंगल वाइंडिंग जनरेटर, सिंगल वाइंडिंग जनरेटर कहते हैं। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो डायनेमो होगा, जो परमानेंट मैग्नेट होगा, उसमें केवल आर्मेचर वाइंडिंग होगी, उसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में आपने डायरेक्टली क्या कर दिया है, फील्ड वाइंडिंग में डायरेक्टली फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर मैंने परमानेंट मैग्नेट रख दिया है। अब देखो इसमें क्या स्थिति बनती है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर की, ध्यान देना। ये मैंने परमानेंट मैग्नेट रख दिया, राइट। इसके बीच में मैंने क्या रख दिया? आर्मेचर रख दिया। आपको पता है परमानेंट मैग्नेट से एक साइड से आपका नॉर्थ पोल होगा और एक साइड से आपका साउथ पोल होगा। ये क्या होगा भी? आपका आर्मेचर। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्थायी चुंबक से अपने को क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आर्मेचर के चारों ओर। ठीक है भी। अब डायनेमो को, आर्मेचर को किसी भी माध्यम से अपन लोग क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा दी जाएगी, मैकेनिकल ऊर्जा दी जाएगी, है ना। और जनरली अपन लोग क्या करते हैं? डायनेमो जो लगाते हैं गाड़ी वाहनों में, तो गाड़ी वाहनों में जो इंजन होता है उसका बेल्ट, फैन बेल्ट ही कस दिया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा आपको सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे कि सर हम लोग इतने कमजोर नहीं है, हमें पता है bhp × 735.5, और ये किस में लेते हैं भाई? 735.5 वाट होगा। और ये फिर इसके अंदर कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगी होगी, यहाँ से 2 तार निकलेंगे आप लोगों के, 2 वायर आपके निकलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस वाला रेड, माइनस वाला ब्लैक का लिया जाता है। यहाँ अपने को क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगी, वैद्युत शक्ति मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर। बाहर मिल रही है तो P बराबर क्या होगा? VI, लेकिन बाहर मिल रही है तो मैं यहाँ P आउट लिख दूंगा, ये VT होगा, और ये क्या होगा भी? आपका IL। ठीक है भी। फेराडे के अनुसार आर्मेचर में जो शक्ति पैदा होगी, आर्मेचर में फेराडे के चुंबकीय प्रेरण अनुसार आर्मेचर शक्ति पैदा होगी, आर्मेचर में क्या होगी? आपकी शक्ति पैदा होगी। और आर्मेचर में जो शक्ति पैदा होगी वो क्या कहलाएगा भाई? आपका Eg और I है। आपको पता है इधर जो करंट जाएगी वो कौन सी कहलाएगी? लोड करंट है। और यहाँ अपने को जो वोल्टेज मिलेंगे उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे भाई? टर्मिनल वोल्टेज अपन लोग बोलते हैं। तो ये मेरे भाई आप लोगों का क्या हो गया? एक डायनेमो का केस हो गया। और ये आप लोगों की क्या है? स्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, इसकी सहायता से अपन लोग क्या कर रहे हैं? ये काम में लेते हैं। अब देखना, जो डायनेमो होता है या परमानेंट मैग्नेट होता है,
तो डायनेमो से ऐसा नहीं है कि भैया आप लोग कोई बहुत ज्यादा हजारों में वोल्टेज पैदा कर लेते हो। आप क्या करते हो, बहुत कम वोल्टेज प्राप्त करते हैं, क्योंकि फील्ड फ्लक्स कम होने के कारण। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो इलेक्ट्रिसिटी से जितना उत्पन्न होता उतना नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेट की कुछ लिमिट होती है। तो अपन लोग कहेंगे कि डायनेमो, तो डायनेमो से क्या कहेंगे भाई, डायनेमो से कम समता पर ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है क्योंकि मैग्नेट से चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। एक नंबर बात ध्यान देना। दूसरी बात मैं बताऊं, जैसे आज आप लोग जनरेटर लेकर आए, कौन सा परमानेंट मैग्नेट डायनेमो आप लोग लेकर आए, आज आपको वो 100 वोल्टेज दे रहा है, तो एक महीने बाद में आपको 96 देगा, फिर आप लोगों को 90 कर देगा, फिर और टाइम बीतेगा तो आपका वो 80 वोल्टेज कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जब परमानेंट मैग्नेट, हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक सी बात है, जैसे जैसे चुंबक आपकी पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे मैग्नेट आपका पुराना होता जाएगा, तो उसमें चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहां से अपने को फ्लक्स क्या होता है, कम मिलता है, तो समय के अनुसार इसके वोल्टेज घटते जाते हैं। तो अपन लोग क्या कहेंगे कि समय के अनुसार ईएमएफ कम होता है, समय के अनुसार ईएमएफ कम प्राप्त होता है। ये चीज आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि समय के अनुसार ईएमएफ कम प्राप्त होता है, क्योंकि समय के अनुसार ईएमएफ प्राप्त होता है क्योंकि चुंबकीय गुण समय से घटते हैं, चुंबकीय गुण कम हो जाते हैं। अब आपसे पूछ लें कि भाई ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका यूज कहां किया जाएगा, तो ध्यान देना, ऑटोमोबाइल फील्ड में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, या देसी भाषा में कहें गाड़ी वाहनों की बैटरी चार्ज करने में। हाँ, वेरी गुड, गाड़ी वाहनों की बैटरी चार्ज करने में, गाड़ी वाहनों की बैटरी चार्ज करने में, बैटरी चार्ज करने में। तो ये था आप लोगों का डायनेमो। एक भी जो भी पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको कोई मिस नहीं होगा, आईटी लेवल की सारी चीजें कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आया कि नहीं समझ में, बोलो यस या नो। तो आज के बाद में अगर डायनेमो आ जाए तो आप डायनेमो के लिए नाइट में 12 बजे भी आप लोग बोल दोगे ये होता है, सिंगल वाइंडिंग कहते हैं, वोल्टेज कम बनाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम में लेते हैं, कौन सी वाइंडिंग इसमें होती है और कौन सी वाइंडिंग नहीं होती है, तो कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग नहीं होती। फिर आप लोग फ्लक्स कैसे पैदा करोगे, फ्लक्स पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने पूरा मैग्नेट ही रख दिया वहां पर, पूरा का पूरा अपन लोगों ने क्या रख दिया, मैग्नेट ही अपन लोगों ने रख दिया। नेक्स्ट अपन लोग दूसरे टाइप का जो जनरेटर है उसको अपन लोग लेते हैं। दूसरे टाइप का जो जनरेटर था वो आपका सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर था, सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर, जिसे अपन लोग कहते हैं हिंदी भाषा में पृथक उत्तेजित, पृथक
उत्तेजित जनित्र, पृथक उत्तेजित जनित्र के नाम से अपन लोग इसे जानते हैं। इस जनरेटर में क्या होगा, मतलब इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है आपकी। बताओ भाई फील्ड वाइंडिंग किसके ऊपर बनाई जाती है, आप कहोगे पोल के ऊपर बनाई जाती है। अब इस फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं अपन लोग, किसी बैटरी की सहायता से, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। वैसे सेल बैटरी किसे कहते हैं, वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या स्टोर करती है, अपन लोग ये कह सकते हैं। ये आडू भाषा का हो गया भाई, सेलों के समूह को ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये आपका माइनस है और ये आप लोगों का क्या प्लस है। इस बैटरी का कोई ना कोई आप लोगों का क्या है, ईएमएफ है। समझ गए आप लोग बात, थोड़ा यूं घुमाते हैं डायग्राम, थोड़ा ठीक बन जाएगा ना। फील्ड वाइंडिंग अपन लोग क्या करते हैं, यहां बनाते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग बन गई जो कॉपर वायर से आपकी जनरली बनाई जाती है। और ये इस फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। ये मैंने क्या कर दी, बैटरी लगा दी, ये माइनस और ये आपका प्लस। बैटरी को सप्लाई करने के लिए मैंने एक आपका यहाँ स्विच लगा दिया, और स्विच कौन सा होता है, SPST स्विच होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रू, SPST स्विच। अगर आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको। इस SPST स्विच का पूरा नाम पूछ ले तो क्या बताओगे, बताओगे सिंगल पोल सिंगल थ्रू, मतलब एक ही वायर कटेगा और एक ही वायर जुड़ेगा। फिर आप लोगों का SPDP भी होता है, सिंगल पोल डबल थ्रू, एक दबाने से दोनों वायर कनेक्ट हो जाते हैं और दोनों वायर आप लोगों के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सर इसका बड़ी गाड़ियों में वही चुंबक उपयोग बनते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो ये आपका स्विच लगा दिया। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस करंट को कंट्रोल करने के लिए अपन लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, अपन लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये वायर इससे आपका जुड़ा हुआ है ना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो मैं इसी से जोड़ देता हूँ, है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब परिवर्तित रेजिस्टेंस, जिसे आप ITI कॉलेज में धारा नियंत्रक भी कहते होंगे। ये फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा और ये फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा, जिसे क्षेत्र कुंडलन भी बोल सकते हैं आप लोग, फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ये आपकी यहां से करंट जाएगी, जिसे अपन लोग क्या कहेंगे, फील्ड करंट कहेंगे। और ये बैटरी है जिसका आप लोगों का EMF है। ये आपकी क्या है, एक बैटरी है। और वही भाई इधर आप लोगों का जनरेटर हो गया। क्या हो गया, जनरेटर हो गया। और जनरेटर का ये क्या हो गया अभी, आपका आर्मेचर। तो जनरेटर के आर्मेचर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, आप चाहो तो इसमें AB लिख सकते हो, और आपको पता है इसमें EMF जनरेट होता है तो आप EG भी लिख सकते हो। जनरेटर आप लोगों का EMF बनाकर इलेक्ट्रिसिटी अपने को बाहर की तरफ देता है, तो ऐसा एरो का निशान भी आप लोगों को मिल सकता है। तो अपन लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ अपन लोग A लिख सकते हैं, ठीक है भी। यहाँ ये आपके दो तार निकलेंगे वो, और ये आप लोगों का प्लस होगा और ये आपका माइनस होगा। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज होगा, और यहाँ यदि अपन लोग क्या कर देते हैं, लोड कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने क्या कनेक्ट कर दिया भाई, आपका लोड कनेक्ट कर दिया। और ये बाहर आप लोगों को विद्युत शक्ति मिलेगी, चाहे जनरेटर कोई सा ही हो, उससे मिलने वाली बाहर शक्ति आपको यही मिलेगी। P आउट बराबर क्या होगा, VT और IL। ये आपकी शक्ति का मात्रक हो गया वाट, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि बाहर मिलने वाली विद्युत शक्ति। इसमें इस लोड में कोई करंट जाएगा वो क्या कहलाएगा, IL। ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस वो क्या होगा भाई, आपका RA। और फेराडे के नियमानुसार यहाँ आपकी आर्मेचर की शक्ति होगी, चाहे कोई सा ही जनरेटर हो। फॉर्मूला बार बार आ रहा है लेकिन आपको याद होना चाहिए। PG बराबर अपन लोग क्या बोलेंगे, EG और IA। इसकी भी यूनिट क्या आएगी, वाट। इस जनरेटर को भी भाई मैकेनिकल पावर तो दी जाएगी, बोले तो यांत्रिक शक्ति इसे दी जाएगी, यांत्रिक शक्ति दी जाएगी। अर्थात आप लोगों का क्या हो जाएगा, bhp इंटू 735.5 वाट। अभी तक मैंने डायग्राम बनाया है और बेसिक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। सबसे पहले आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर में, पृथक उत्तेजित जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से किस
क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो बताओ, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि भाई साहब इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं। एक नंबर बात, बोलो यस या नो। सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर क्या कहेंगे, इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को, इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल डीसी सोर्स बोले तो कौन, बैटरी से उत्तेजित करके, यानी कि एक्साइटेड करके, उत्तेजित करके फील्ड फ्लक्स प्राप्त किया जाता है, फील्ड फ्लक्स प्राप्त किया जाता है, फील्ड फ्लक्स प्राप्त किया जाता है। दोनों आप लोगों की लाख रुपए की बात है, समझ गए आप लोग बात, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में बताऊं, आपसे पूछा जाता है कि उस जनरेटर का नाम बताओ जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के, रेजिडुअल मैग्नेट के, मतलब करंट हट जाने के बाद में भी हल्का फुल्का रेजिडुअल मैग्नेट बनता है। तो भाई यही करता है, क्योंकि जैसे आप स्विच को क्या करोगे, ऑन करोगे, तो ऑन करते ही पूरा का पूरा फ्लक्स ही बना लेगी वाइंडिंग, अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत ही नहीं रही, रेजिडुअल मैग्नेट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये मान लीजिए स्विच में कनेक्ट कर देता हूं, ये स्विच यहां कनेक्ट हो गया, तो अपन लोग बात करेंगे कि बिना रेजिडुअल मैग्नेट के, विदाउट रेजिडुअल मैग्नेट, यानी कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के, बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ईएमएफ उत्पन्न करने वाला जनरेटर है। ये भी इसके लिए एक की पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सारी चीजें बताऊंगा, आप कहोगे कि नहीं सर हम पढ़ने के लिए कौन सी बुक लाएं। मैं कह रहा हूं कि क्लासरूम में इस तरीके से जो पॉइंट लिखे जा रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, दुनिया में उससे कोई बुक, बढ़िया बुक नहीं है। एक पढ़ाने वाला जो टीचर है वही अगर अपने नोट्स वगैरह निकालें, उसकी बात एक आपकी अलग है, जबकि कोई आपको बुक नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीजें ध्यान देना। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊं, ध्यान देना, इस जनरेटर की अगर अपन लोग बात करें, तो अब देखो इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, जैसे आप लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान बढ़ाओगे तो टोटल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना, मान लीजिए एक स्थिति में जनरेटर क्या कर रहा है आप लोगों का, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका कुछ भी नहीं लगा रखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लोगों का 0 है, आपने उसको बिल्कुल कनेक्ट ही कर रखा है, हालांकि 0 नहीं, कुछ तो वैल्यू मिलेगी। जैसे आपने क्या किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया तो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस में क्या हो गई, आपकी वृद्धि हो गई। टोटल रेजिस्टेंस कह दीजिए या फिर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कह दीजिए। अब आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड वाइंडिंग में आने वाले करंट में कमी होगी, और आपको पता है फील्ड वाइंडिंग में धारा जाती है, उसी के अनुसार फील्ड फ्लक्स बनता है। तो आपको पता है फील्ड धारा कमी हुई तो फ्लक्स का मान क्या हो गया, कम, फ्लक्स भी क्या हो गया, कम। तो आपको पता है डीसी जनरेटर में बनने वाले फ्लक्स में कमी हुई तो भाई साहब वोल्टेज के मान में भी क्या हो गया, कमी हो गई। तो मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का हाँ भाई बताओ भाई, हाँ वो कोई शेड्यूल में गड़बड़ हो गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, वो चेंज कर देंगे ना, इसको क्लास सेक्शन में चली जाएगी उसमें ना। तो अपन लोग बात करते हैं, ध्यान देना भाई, अपन लोग बात करते हैं कि जनरेटर का ईएमएफ वेरिएबल रेजिस्टेंस से अपन लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। तो अब अगर अपन लोग बात करें इस जनरेटर की क्या खास बात है, तो एक तो अपन लोग इससे
स्थिर वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, स्थिर वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर बात, समझ गए आप लोग बात? ठीक है भी। दूसरी चीज की अगर अपन लोग बात करें, यहां पर दूसरी चीज की अगर अपन लोग बात करते हैं तो अपन लोग कह सकते हैं कि जीरो से लेकर यानी कि शून्य से लेकर मैं क्या कर सकता हूं, अगर रेजिस्टेंस का मान मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो इसमें करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा, तो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, अपन लोग कह सकते हैं कि शून्य से अधिकतम ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भी। अगर आपने स्थिर वोल्टेज प्राप्त कर लिया तो इस जनरेटर को जनरली अपन लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कहां भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी अपन लोग काम में ले सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है विद्युत रंजन। ये रासायनिक प्रभाव, केमिकल का इफेक्ट का ही अपन लोग एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। समझ गए आप लोग बात? अब अपन लोग बात करें, जैसे लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक के ऊपर अगर पारे की परत चढ़ा देते हैं उसे अम्लगम्लेशन कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर आपका अगर इस जनरेटर का ऑप्शन नहीं आता है तो कौन सा जनरेटर का आता है भी, आपका शंट जनित्र का भी आप लोगों का ऑप्शन आ सकता है। तो स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका वोल्टेज रेगुलेशन अपन लोग अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शून्य से अधिकतम ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं, स्थिर वोल्टेज अपन लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी मैंने चीजें आप लोगों को बताई है, सारी पॉइंट टू पॉइंट बताई है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल डीसी स्रोत से उत्तेजित करके फील्ड फ्लक्स प्राप्त किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है और बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ईएमएफ उत्पन्न करने वाला जनरेटर है। सामान्य जनरेटरों में अवशिष्ट चुंबकत्व कितना % होता है, तो ध्यान देना, जो आपके सामान्य जनरेटर होते हैं जैसे सीरीज शंट और वो सेल्फ एक्साइटेड वाले, तो अपन लोग कहेंगे कि सामान्य जो आपके जनरेटर होते हैं, सामान्य जनरेटर में जो सामान्य का मतलब जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, जो आपके सेल्फ, यहाँ याद आ गई तो बात लिख देता हूं, जो सेल्फ एक्साइट हैं, सामान्य जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व है। अगर आपसे पूछे तो बताओ कितना होता है, रेजिडुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबकत्व की बात करें तो अवशिष्ट चुंबकत्व कितना %, 5% से लेकर 10% होता है। तो ये आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए। समझ गए आप लोग बात? तो ये साथियों आपकी आज की क्लास थी। मैंने आपका पूरे एफर्ट से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है अब पढ़ने वाले, रिकॉर्डेड पढ़ने वाले, बाद में पढ़ने वाले कोर्स का आनंद अच्छी तरीके से लेंगे। ठीक है भी। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को जुड़ने के लिए। मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू।